अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 12, जो है इनकम एंड चेंजेस इन रिटेन्ड अर्निंग्स। ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि कंपनी कैसे प्रॉफिट, अनयूजुअल गेन्स एंड लॉसेस, डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर एंड चेंजेस इन रिटेन्ड अर्निंग को कैसे रिपोर्ट करती है। बिजनेस लाइफ में, रियल बिजनेस लाइफ जो है उसमें इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स और जो मैनेजर्स होते हैं वो सब केयरफुली स्टडी कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को, ताकि वो बेहतर जो है वो डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सके। इसीलिए इस चैप्टर को समझना सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और फाइनेंस के को भी समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक फॉर्मली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि सपोज एक कंपनी जो है वो अर्न करती है प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन रुपीज ड्यूरिंग 1 ईयर। क्या पॉसिबल थिंग्स हैं जो मैनेजमेंट के माइंड में आएंगी कि वो इस प्रॉफिट के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। एक कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस प्रॉफिट के डिफरेंट पार्ट्स को अमंग शेयर होल्डर्स, या फिर वो रिटेन करेगी रिमेनिंग अमाउंट अपने बिजनेस के लिए। तो यही जो रिटेन्ड अमाउंट होती है वो फिर रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट बन जाती है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माइंड में आता है इस टाइम पे, कि इन्वेस्टर्स जो है वो केयर क्यों करते हैं प्रॉफिट के फिगर्स को लेकर। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो बताता है कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अकाउंटिंग में हम सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट को फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं क्वालिटी पे और सोर्स ऑफ प्रॉफिट पे। हम ये देखते हैं कि क्या जो इनकम आ रही है वो नॉर्मल ऑपरेशन से आ रही है या फिर कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज भी बीच में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ कंपनी नॉर्मली अर्न्स ओनली 2 मिलियन रुपीज प्रॉफिट पर ईयर, लेकिन इस ईयर जो कंपनी ने अर्न किया है वो 20 मिलियन रुपीज अर्न कर लिया हो, क्योंकि उन्होंने एक बिल्डिंग सेल आउट कर दी है। क्या इन्वेस्टर्स जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे हर साल के इस कंपनी को 20 मिलियन ही प्रॉफिट होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो रिक्वायर करते हैं कंपनी को कि वो सेपरेटली रिपोर्ट करें रिकरिंग इनकम को और अनयूजुअल इनकम को। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे। रिपोर्टिंग इनकम को कैसे प्रॉपरली हमने रिपोर्ट करना है, हमने कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को अनयूजुअल इवेंट से कैसे सेपरेट करना है, डिसकंटिन्यूड जो हमारे ऑपरेशंस हैं उन्हें कैसे रिपोर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे रिपोर्ट करना है, अर्निंग पर शेयर कैसे रिकॉर्ड होगी या कैलकुलेट होगी, और कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड को कैसे हमें रिकॉर्ड करना है। रिटेन्ड अर्निंग के बारे में समझेंगे, और ये समझेंगे कि जब हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो स्टॉक होल्डर इक्विटी की तो उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि हम ये देखेंगे कि चीजों को किस तरह से लेकर चला जाता है जब हमारे पास हमारे रिकरिंग जो है वो हमारे पास, या कंटिन्यूड ऑपरेशन जो है वो हमारे पास किस तरह से भी हो, हम उनके बारे में देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड, जो हमारे पास स्लाइड है हम उसकी बात कर लेते हैं। और सेकंड स्लाइड हमारे पास रिलेटेड है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। अब हमारे पास स्टूडेंट इस स्लाइड को इंट्रोड्यूस करना जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेट इनकम जो है वो सिंपली वन सिंगल फिगर हमारे पास नहीं होती जो रेंडमली प्रिपेयर होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, बल्कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो डिवाइड करता है इस इनकम को इनटू कैटेगरीज, ताकि यूजर जो है वो प्रॉपरली इवेल्युएट कर सकें कंपनी के परफॉर्मेंस को। ये स्लाइड डिवाइड करती है इनकम को दो मेजर कैटेगरीज, और इसमें बताया गया है कि फर्स्ट कैटेगरी क्या है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। जो नॉर्मल हमारे पास ऑपरेशंस चल रहे हैं रेगुलर वे में, रिकरिंग रेवेन्यूज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो कंपनी का रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटी चल रही है। फॉर एग्जांपल, सेल्स का रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, सैलरीज एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया,
यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सारे हमारे जो नॉर्म एक्टिविटी से हो रहे हैं। सपोज हमारी एक टेक्सटाइल कंपनी है और कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और सेल कर रही है गारमेंट्स हर साल। रेवेन्यू जो हमें गारमेंट की सेल से आ रहा है और इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं वो हमारे पास किसका पार्ट होंगे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का। क्योंकि ये एक्टिविटीज जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर पीरियड में भी कंटिन्यू रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी को। These are unusual and non-recurring events that affect net income. ये आइटम्स हमारे पास रेगुलरली अराइज नहीं होते। ये इस कैटेगरी में हमारे पास दो तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दो कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं। जो पहली है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं और सेकंड है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि काउंटिंग स्टैंडर्ड इन आइटम्स को सेपरेट क्यों रखवाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि हाँ वो जो फ्यूचर की इनकम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है। अगर अनयूजुअल गेन्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं और मिक्स कर देंगे हम उन्हें रेगुलर इनकम में, तो यूजर्स जो है वो हमारी फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को मिसअंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी सेल करती है अपना एंटायर डिवीजन ताकि वो ह्यूज प्रॉफिट को अर्न कर सके। ये गेन जो है वो बहुत सालों में एक दफा होगा। लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो एज्यूम नहीं करना चाहिए उन्हें कि यही इनकम जो इस साल हुई है वो हर साल उन्हें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने को लॉस हुआ है कंपनी को, और वो किस वजह से हुआ, अर्थक्वेक की वजह से हो गया। तो इन्वेस्टर को ये भी समझना चाहिए, उन्हें ये जानना चाहिए कि जो लॉस हुआ है ये अर्थक्वेक की वजह से हुआ था और ये अनयूजुअल था और ये हमेशा इसी तरह से नहीं होगा। यानी ये जो अभी लॉस हुआ है वो हमेशा नहीं होगा। तो ये जो सेपरेशन है ये इम्प्रूव करती है ट्रांसपेरेंसी को, कंपेरेबिलिटी को एंड डिसीजन मेकिंग को। अभी जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि सपोज करें कंपनी रिपोर्ट करी अपनी नेट इनकम को 50 मिलियन रुपीस की, और एज इन्वेस्टर हमें ये हम क्या फौरन से कंक्लूड कर देंगे कि कंपनी जो है वो एक्सीलेंटली परफॉर्म कर रही है? नहीं। हम पहले एनालाइज करेंगे कि कितनी अमाउंट या कितना प्रॉफिट उन्हें नॉर्मल के ऑपरेशन से आ रहा है और कितना उन्हें जो प्रॉफिट आ रहा है वो अनयूजुअल एक्टिविटीज से आ रहा है। क्या ये जो अर्निंग्स है उनके सस्टेनेबल हैं? तो ये चीजें हमें देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर इनकम क्लासिफिकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट कही जाती है। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम ये सोचें कि हम लेंडर हैं या इन्वेस्टर हैं और हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि हमें पता चले कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इन दोनों में से किस में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए? तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में। क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है वो फ्यूचर ईयर्स में कंटिन्यू रहते हैं और हम इसी से जो है बेटर इंडिकेट कर सकते हैं फ्यूचर अर्निंग एबिलिटी को। फिर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो स्लाइड है हमारे पास स्लाइड नंबर 3। और स्लाइड नंबर 3 में हमारे पास ये एक इनकम स्टेटमेंट का एक छोटा सा फॉर्मेट हमें बताया गया है। और इस फॉर्मेट में जो मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन है उनकी एग्जांपल दी गई है। हम इसे केयरफुली एनालाइज करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये फॉर्मेट कैसे बनाया है, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है। इनकम स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट होती है नेट सेल्स से। नेट सेल्स किसे कहते हैं आपने पहले भी पढ़ा, मैंने पहले भी बताया कि नेट सेल्स रिप्रेजेंट करती है टोटल रेवेन्यू अर्न्ड आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। यानी सेल्स रिटर्न और अलाउंसेस को माइनस करके जो हमारे पास सेल्स में से माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो हमारी नेट सेल्स आएगी। तो हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत सारी कंपनीज का होता है वो सेल्स रेवेन्यू होता है। फिर बात कर लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। इस एग्जांपल में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया गया है नेट सेल्स से, और इसमें वो तमाम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तमाम वो कॉस्ट मौजूद होती है जो हम किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को परचेज करने में या फिर उसको प्रोड्यूस करने में लगाते हैं जो हमने सेल करनी होती है।
जिसमें रॉ मटेरियल होता है, लेबर होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। जब हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपनी नेट सेल्स में से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट को। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा हो ओवर टाइम, तो उसकी बहुत सारी पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई हो सकता है हमारा कंपटीशन बहुत हाई हो गया हो सकता है हमारे ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो, हमारी सेल्स की जो प्राइस है वो कम हो चुकी हो। तो ये रीजंस हमारे पास हो सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के कम होने के। फिर आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसे हम डिडक्ट कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस भी होते हैं, और हमारे पास क्या है, वो हम सेकंड हमारे पास जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी होते हैं। अब हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस में कौन कौन से इंक्लूड हैं? एडवर्टाइजिंग इंक्लूड है, सेल्स कमीशन इंक्लूड है, इसमें डिलीवरी के एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो सेल्स से रिलेटेड है। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हमारे पास आ जाते हैं ऑफिस सैलरीज हो गई, यूटिलिटीज हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, हमारी सैलरीज वगैरह हो गई। ये सारी हमारे पास उसमें आ जाती हैं, वो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। अब आप नोटिस करें सबसे इंटरेस्टिंग आइटम को जो हमारे पास है, लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ लॉस। अब देखिए, रोजमर्रा के जितने भी काम वगैरह हमारे चल रहे होते हैं, जो हमारी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हो रही होती है, उनमें बहुत सारे हमारे केसेस भी चल रहे होते हैं, और वो हमारी ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में ही अराइज हो रहे होते हैं। इसीलिए हम जो ये लॉसेस फ्रॉम लॉस होते हैं, ठीक है, ये बहुत प्लेजेंट नहीं होते, ये बहुत अच्छी एक फीलिंग नहीं होती, लेकिन इस they are not necessarily unusual enough to qualify as extraordinary। यानी हम लोग इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी में नहीं लिखते, हम इसीलिए लिखते चूंकि ये डे टू डे ऑपरेशन के लिए ही चल रहे होते हैं, तो हम इसे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में ही इंक्लूड करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्सेस, जो हम जो है वो अपना माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी इसकी टोटल, उसको हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट आएगी वो इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है इनकम स्टेटमेंट की, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल बिजनेस परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की, जो हम सेपरेटली लिखते हैं, और साथ ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी सेपरेटली शो कर रहे होते हैं, जो साथ ही इधर लिखे हुए हैं। हम ये देखेंगे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम इन्हें फर्दर जो हमारी अगली स्लाइड्स हैं उनमें से चेक करेंगे, पढ़ेंगे इसे। तो फाइनली कंपनी ने रिपोर्ट की अपनी नेट इनकम है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है इनकम स्टेटमेंट का, वो हमें और हर बहुत सारे और भी दूसरे यूजर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करता है ये समझने में कि सस्टेनेबल अर्निंग कौन सी हैं, और टेम्पररी जो उनके गेन्स हैं और लॉसेस हैं वो क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस सिर्फ एक मैथमेटिकल चीज़ नहीं है, ये एक इंटरप्रिटेशन है बिजनेस परफॉर्मेंस की।